गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्जाम के बाद यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। जिस प्रकार अरावली पर्वतमाला का भारत के भौगोलिक प्रदेशों में एक महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार इससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में देखे जाते हैं। तो इंडिया लेवल के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही जो राजस्थान स्टेट एग्जाम है उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से प्रत्येक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन देखा जाता है। तो आज हम देखेंगे अरावली पर्वतमाला की स्थिति और उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। साथ ही आज के वीडियो के अंत में हम एक छोटा सा टॉपिक भी पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर महाद्वीपों का निर्माण किस प्रकार हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है, तो इनका निर्माण किस प्रकार हुआ था ये हम देखेंगे वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो आपको याद रखना है राजस्थान को कुल 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर है अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा आता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अगर बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये जो है ये पूरा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है और यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। इसके बाद आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये जो है राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश और ये है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आपको याद रखना है, एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, तो 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है, तो वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि अरावली का निर्माण कब हुआ था, तो जो अरावली पर्वतमाला है इसका निर्माण प्री क्रेम्बियन युग की पर्वतमाला है। प्री क्रेम्बियन युग पृथ्वी के निर्माण का सबसे पुराना युग है, सबसे पहला युग है जिसमें पृथ्वी का निर्माण हुआ था, प्री क्रेम्बियन युग, और इसी में जो है अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि प्री क्रेम्बियन युग की पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस युग में हुआ था, तो प्री क्रेम्बियन युग में हुआ था। प्री क्रेम्बियन युग का जो है समयकाल कितना है, इसका समयकाल है 300 करोड़ वर्ष से लेकर 60 करोड़ वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी कितनी पुरानी है, पृथ्वी पुरानी है लगभग 450 करोड़। हमारी पृथ्वी लगभग 450 करोड़ पुरानी, यानी इसकी आयु हो चुकी है 450 करोड़, जिसमें से प्री क्रेम्बियन युग आता है 300 करोड़ से लेकर, यानी कि इसके लगभग प्रारंभ से लेकर 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक, और इसी समय में प्री क्रेम्बियन युग में ही अरावली पर्वतमाला का जो है निर्माण हुआ था। इसके बाद देखें तो विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भी पूछा गया है कि विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है अरावली। ऑप्शन में जब भी हिमालय आ जाता है तो कई बच्चे जो है हिमालय लगाकर आते हैं, लेकिन हिमालय से भी पुरानी है अरावली। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन है, साथ ही भारत की भी सबसे प्राचीन हुई। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है अरावली पर्वतमाला, जो कि भारत में है। इसके बाद देखिए तो विस्तार, इसका विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगर हम बात करें, ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा भारत, कुछ इस प्रकार का है हमारा भारत। तो इसका जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है कुछ इस प्रकार। इसका जो है शुरुआत होती है गुजरात के पालनपुर से। कहाँ से होती है, गुजरात के पालनपुर से होती है, और ये दिल्ली तक जाती है। ठीक दोस्तों, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक जो है इसका विस्तार है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अगर बात करें राजस्थान में इसके विस्तार की, तो राजस्थान में इसका विस्तार है खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा पड़ता है सिरोही में, सिरोही जिले में स्थान है खेड़ ब्रह्मा, यहाँ से लेकर झुंझुनू के खेतड़ी तक। आपको याद रखना है खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक इसका विस्तार है राजस्थान में। अब अगर बात करें तो अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, तो 692 किलोमीटर है। इसके बाद अगर बात करें राजस्थान में कुल लंबाई 552 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, जिसमें से 552 किलोमीटर कहाँ पर है, 552 किलोमीटर है राजस्थान में, और यह कुल अरावली पर्वतमाला की लंबाई का 80% भाग जो है ये राजस्थान में। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अब अगर बात करें राज्य के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और इसका 9.1% भाग जो है वो अरावली पर्वतमाला का है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही मैं आपको बता दूं, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आपको एक तारीख याद रखनी है, 1 नवंबर। 1 नवंबर, ठीक है दोस्तों, जो सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर सन 2000 को जो है
राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया था। उससे पहले जो है मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। तो हुआ ये था कि 1 नवंबर 2000 को किसका गठन हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ जो था ये मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना। तो जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ था 1 नवंबर 2000 से पहले, तो मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन जब छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया तो उसके पश्चात राजस्थान पहले स्थान पर आ गया था क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आपको ये दिनांक याद रखनी, 1 नवंबर 2000 को, सन 2000 को 1 नवंबर के दिन जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया था। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसका कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। अब अगर बात करें समुद्र तल से औसत ऊंचाई, तो जो अरावली पर्वतमाला है इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 950 मीटर। इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है अरावली पर्वतमाला की? तो 950 मीटर है। इसके बाद अगर बात करें अरावली पर्वतमाला को कितने विभागों में बांटा गया है, तो अरावली पर्वतमाला को कुल 3 विभागों में बांटा गया है। दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। जैसे ही मैंने आपको बताया कुछ इस तरह से विस्तार है अरावली का। ठीक है दोस्तों, इस तरह से पूरे राजस्थान में। तो दक्षिण अरावली आती है ये भाग, मध्य अरावली है। मध्य अरावली में कौन सा भाग आता है? तो सांबर से लेकर देवगढ़ तक, राजसमंद के देवगढ़ से लेकर जो सांबर है, सांबर लेक क्षेत्र जो आता है वो मध्य अरावली का है। और उत्तरी अरावली है ऊपर का, जिसमें झुंझुनू, जयपुर और सीकर का कुछ भाग आता है। अब अगर बात करें तो दक्षिण अरावली, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो इसका दक्षिण अरावली है। अधिक ऊंची भी है और चौड़ी भी है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण अरावली पर्वतमाला चौड़ाई में भी अधिक है और अधिक ऊंचाई में भी है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अरावली का कौन सा भाग अधिक ऊंचा और चौड़ा है, तो उसका सही आंसर था दक्षिण अरावली। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और इंपॉर्टेंट है। मध्य अरावली में आता है सांभर और देवगढ़, देवगढ़ से लेकर सांभर का क्षेत्र मध्य अरावली में आता है। उत्तरी अरावली कम ऊंची है और अधिक टूटी हुई है। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं। अब बात करें अरावली की मुख्य चोटियों की, तो अरावली की कुल मुख्य 10 चोटियों के नाम यहाँ दिए गए हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला आता है गुरु शिखर। गुरु शिखर, जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और सेंट्रल लेवल में भी पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? तो अरावली की है। गुरु शिखर किस राज्य में है? राजस्थान में है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। तो गुरु शिखर जो कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, ये है सिरोही जिले में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। और कर्नल जेम्स टोड ने जो कि ब्रिटिश शासन में थे, कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किस शिखर को संतों का शिखर कहा गया है? तो गुरु शिखर को कहा गया। इसके बाद आती शेर भी है सिरोही में 1597 मीटर। देलवाड़ा, इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। जरगा उदयपुर में है 1431 मीटर। अचलगढ़ 1380 मीटर। आबू है 1295 मीटर। कुंभलगढ़ है 1224 मीटर। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। ऋषिकेश 1017 मीटर और कमलनाथ 1001 मीटर। अब मैंने आपको ये क्यों बताया है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है प्रत्येक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि आपको एक तरफ इन चोटियों के नाम दे दिए जाते हैं और दूसरी तरफ दिए जाते हैं जिलों के नाम, तो आपको मैच करने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलान वाले क्वेश्चन में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अरावली पर्वतमाला। जो मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है अरावली पर्वतमाला। और कई बार जो है यहाँ पे आपको ऊंचाइयाँ दे दी जाती है, इधर आपको प्रमुख चोटियाँ दी जाती है, आपको उसका भी मिलान करना पड़ता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर याद रखिएगा और इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा। इससे जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर जिले में और सबसे कम विस्तार है अजमेर जिले में। अब बात करें, उदयपुर जिला आता है दक्षिण अरावली में। मैंने आपको 3 भूभाग बताए, इसके 3 भौतिक विभाग बताए अरावली के, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। तो जो सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर में, जो कि दक्षिण अरावली का भाग है। अजमेर मध्य अरावली में आता है और ये सबसे कम विस्तार है। अगला एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर चौड़ाई और ऊंचाई कम होती जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, सिरोही से होते हुए अगर हम ऊपर की ओर बढ़े तो हमें पता चलता है कि चौड़ाई कम हो रही है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, उदयपुर नीचे है, तो यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो चौड़ाई कम होती जाएगी। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला का चौड़ाई और ऊंचाई के आधार पर सही क्रम कौन सा है?
तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर चौड़ाई और ऊंचाई कम होती जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। अब बात आती है अरावली पर्वतमाला के होने से क्या प्रभाव पड़ता है। इससे जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्चुअल कि अरावली पर्वतमाला से होने वाले प्रभाव कौन से हैं। सबसे पहली बात है मरुस्थलीय क्षेत्र के विस्तार पर रोक लगती है। ठीक है दोस्तों, जिससे इस प्रकार हम देखें अगर इसको, तो ये है हमारा राजस्थान इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अगर हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला कुछ इस प्रकार विद्यमान है। ये रेखा जा रही है अरावली पर्वतमाला की है, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र के विस्तार को रोकती है। ये पूरा भाग जो इस तरफ है ये मरुस्थलीय है, इसे इस तरफ जाने से रोकती है पर्वतमाला। इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अरावली पर्वतमाला के होने का प्रभाव है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र के विस्तार पर रोक लगाती है। वर्षा का अनियमित वितरण, जिस प्रकार आप जानते हैं कि वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी से आने वाली पवनों से होती है। बंगाल की खाड़ी से जो पवनें आती है वो राजस्थान में इस प्रकार एंटर करती हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ये मान लीजिए। ठीक है, ये है अरावली पर्वतमाला। तो ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली पवनें इस प्रकार जो है राजस्थान में प्रवेश करती है। तो इनके प्रवेश करने के पथ में अरावली पर्वतमाला एक अवरोध की तरह कार्य करती है। तो ये पवनें यहीं से टकराकर और यहीं पर वर्षा कर देती है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये जो इस तरफ का क्षेत्र है ये अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है राजस्थान में। अगर राजस्थान के आधार पर बात करें तो ये राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, क्योंकि पवनें जो है इस तरफ ही वर्षा कर पाती हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो है अकाल सूखे की जो है कंडीशन हो जाती है इसी के कारण। तो आपको याद रखना वर्षा का अनियमित वितरण जो है ये अरावली पर्वतमाला के कारण होता है। अगला आता है जल विभाजक रेखा। ये आपको पढ़ना चाहिए, जल विभाजक रेखा आखिर होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं जल विभाजक रेखा का काम क्या होगा, तो जल विभाजक रेखा करेगी जल का विभाजन करने की। जल का विभाजन किस प्रकार होता है, तो जल का जैसे कि कोई नदी आ रही है या फिर दो नदियाँ चल रही है, अगर इनके बीच में कोई पर्वतमाला आ जाती है इस प्रकार, तो इन नदियों का जो है विभाजन हो जाता है इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं जल विभाजक रेखा। भारत में 3 ऐसे भाग है जो जल विभाजक करते हैं। सबसे पहला आता है हिमालय। ये जो हिमालय है हमारा ये जल विभाजन का काम करता है। ये जल विभाजन का काम कैसे करता है, अगर जो ये है हिमालय नहीं होता तो सिंधु का जो सिंधु नदी इस प्रकार जा रही है और ब्रह्मपुत्र नदी कुछ इस प्रकार आती है, तो ये जल विभाजक का काम करता है सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मैदान में। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि हिमालय पर्वतमाला जो है ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जल विभाजक का काम करती है। इसके बाद आता है हमारी अरावली पर्वतमाला। ये है हमारी अरावली पर्वतमाला। अब अरावली पर्वतमाला किस प्रकार जल विभाजक का काम करती है, तो आप देख पा रहे हैं ये जो है ये सतलुज का है, ये सतलुज नदी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है ये सिंधु और गंगा के मैदानों में जो है जल विभाजक का काम करती है। आप एक बार फिर से देखिए, ये है अरावली पर्वतमाला का विस्तार। यमुना नदी इसी अरावली पर्वतमाला के कारण इस ओर मुड़ जाती है और सतलुज नदी इस ओर मुड़ जाती है। तो ये जल विभाजक का काम करती है अरावली पर्वतमाला। और इसके बाद एक और नाम आता है विंध्याचल। विंध्याचल पर्वतमाला कुछ इस प्रकार है। तो विंध्याचल पर्वतमाला बिल्कुल भारत के मध्य में जल विभाजक का काम करती है। गंगा का मैदान ऊपर रह जाता है और प्रायद्वीपीय नदियों का मैदान नीचे रह जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ये जो है ये है विंध्याचल की पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों, ये है विंध्याचल की पर्वतमाला। अब ये है गंगा का मैदान जो ऊपर रह गया और प्रायद्वीपीय नदियों का मैदान कुछ इस प्रकार। ये है अरब सागर की ओर जाने वाली और ये है बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली। तो ये महान जल विभाजक का काम करती है विंध्याचल, अरावली और हिमालय की पर्वतमाला। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब अगर देखिए परीक्षाओं में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो परीक्षाओं में बार बार इन्हीं से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम ऊपर पढ़ के आए। तो हम एक बार फटाफट से इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो RAS में पूछा गया है, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है। तो अभी हम इसे पढ़ के आए हैं, किसे कहा है, तो गुरु शिखर को कहा है। गुरु शिखर को जो है कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर और सर्वाधिक है। किस जिले में है, तो ये सिरोही जिले में है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ये भी RAS में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो कौन सी है, अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो अभी हमने पढ़ा सर्वोच्च शिखर कौन सा है, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। अगला आता है माउंट आबू राजस्थान के किस भाग में स्थित है। तो आपको याद रखना है माउंट आबू राजस्थान किस भाग में स्थित है, तो दक्षिण में स्थित है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण में स्थित है माउंट आबू राजस्थान के। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की दिशा कौन सी है। तो अभी हमने पढ़ा इसकी दिशा क्या है, उत्तर पूर्व से, माफ कीजिएगा उत्तर पश्चिम से, एक सेकेंड, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यह है दक्षिण पश्चिम और यह है उत्तर पूर्व।
तो आपको याद रखना है। अभी हमने ऊपर पढ़ा राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की दिशा कैसी है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अगला आता है अरावली की राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है। तो अभी मैंने आपको बताया सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, और ये किस जिले में है, ये सिरोही जिले में है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो आपको इन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगला आता है अरावली पर्वतमाला की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको कम से कम टॉप 3 तो याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊंची जो है वो गुरु शिखर है, और दूसरे नंबर पे आती है कौन सी आती है, शेर, उसका नाम है शेर, और तीसरे नंबर पे आती है जरगा। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। शेर जो है, ये शेर भी सिरोही में है, और ये अरावली पर्वतमाला की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है संसार की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि भारत का सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है अरावली, और संसार की भी सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला भी कौन सी है, वो भी है अरावली। ठीक है दोस्तों, और सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न अब हम देखने वाले हैं, सबसे अधिक कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो आपको याद रखना है अरावली पर्वतमाला से जुड़े जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं चोटियों का आरोही और अवरोही क्रम। क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न चोटियों को उनके आरोही क्रम, ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, या ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए और ऐसे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। तो इसके लिए जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था प्रमुख चोटियाँ और उनकी ऊंचाई, तो वो आपको जरूर पढ़ना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चोटियों का संबंधित जिलों से मिलान करें। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, चोटियों का संबंधित जिलों में मिलान करें। अब हम देखते हैं कि कौन सी चोटी किस जिले में है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था गुरु शिखर सिरोही में है, तो ये हो गया पहला मिलान। ठीक है दोस्तों, गुरु शिखर है सिरोही में, इन्हें हम नाम दे देते हैं A, B, C, D और E। ठीक है दोस्तों, तो गुरु शिखर सिरोही में है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा C। इसके बाद हमने देखा था कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहाँ पर है, कुंभलगढ़ है राजसमंद में, तो यहाँ आ जाएगा D। तारागढ़ का है, तारागढ़ आप सभी जानते हैं, तारागढ़ है अजमेर में। ठीक है दोस्तों, तारागढ़ जो पर्वत ऊंचाई है, चोटी है, वो अजमेर में है, तो यहाँ आ जाएगा A। रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ है सीकर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना रघुनाथगढ़ का है, इस पर क्वेश्चन एक बहुत बार पूछा गया है, रघुनाथगढ़ चोटी किस शहर में है, तो सीकर में है, तो यहाँ पर आ जाएगा E। और जरगा, जरगा चोटी का है, तो जरगा है उदयपुर में, यहाँ आ जाएगा B। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट। इस प्रकार आपको मिलान करना पड़ता है। अगर आपने ऊपर वाली टेबल पढ़ी होगी तो आप इसका मिलान आसानी से कर पाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। एक तो इनका चोटियों का आरोही और अवरोही क्रम, और इस प्रकार का मिलान इंपॉर्टेंट और आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं वो सभी मैंने आपको बताए हैं, तो आपको एक बार इसे ज़रूर पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर। हम पढ़ने वाले थे पृथ्वी पर महाद्वीप कैसे बने। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है, हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, हमारी पृथ्वी का जो विकास कब से प्रारंभ हुआ था, तो 450 करोड़ वर्ष पूर्व, 450 करोड़ वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी का विकास होना शुरू हुआ था। लगभग 45 बिलियन, इसे कहा जाता है 45 बिलियन वर्ष। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए और ऑप्शन में अगर ये लिखा हो 45 बिलियन लिखा हो तो ये भी सही है, 45 बिलियन ये भी सही है, 450 करोड़ लिखा हो ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, 45 बिलियन 450 करोड़ वर्ष सभी सही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। तो पृथ्वी का विकास 450 करोड़ वर्ष पूर्व होना शुरू हुआ। तो क्या हमारी पृथ्वी जो है पहले ऐसी थी, ये पहले ऐसे नहीं थी। ठीक है दोस्तों, इसका जो है विकास किस प्रकार हुआ, ये एक वैज्ञानिक ने हमें बताया है। उस वैज्ञानिक का नाम है वेगनर, आप नाम याद रख सकते हैं वेगनर। वेगनर के द्वारा जो इनके द्वारा एक 1912 में इनके द्वारा एक पुस्तक जो है लिखी गई थी इस पे, उसमें इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी थी, ये हमारी पृथ्वी थी इस प्रकार से, इस पर उस समय सिर्फ एक ही भूभाग था जिसका नाम था पेंजिया। एक बड़ा भूभाग था पेंजिया, और इसके आसपास जो जल का क्षेत्र था। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं ये है पेंजिया और ये पूरा समुद्र है। तो पेंजिया था भूभाग, और समुद्र को कहा जाता था पेंथालसा। क्या कहते हैं, पेंथालसा। ठीक है दोस्तों, आपको नाम याद रखना है। पेंथालसा जो कहा जाता था वो समुद्री भूभाग को कहा जाता था, और जो ये था इसे कहा जाता था पेंजिया। तो हुआ ये कि उस समय जो पृथ्वी बहुत तेज़ी से घूम रही थी, तो पृथ्वी के तेज़ी से घूमने के कारण ये जो क्षेत्र है ये दूर होते गए। ठीक है दोस्तों, ये क्षेत्र जो है टूटते गया बीच में से, और ये दूर दूर होते गए। तो जब ये दूर हुए तो अंत में क्या बना, इसके बाद बना एक तो बना लोरेशिया। क्या बना, 2 भूभाग में बट गया था ये।
ये भूमध्य रेखा इनकी मध्य से होकर जाती थी लगभग, तो 2 भागों में बट गया था, लोअर एशिया और नीचे का था गोंडवाना लैंड। इस लोअर एशिया को अंगारा लैंड भी कहा गया है। आप ये 2 नाम जरूर सुने होंगे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। तो जो लोअर एशिया था ये था अंगारा लैंड और नीचे था गोंडवाना लैंड। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि लोअर एशिया में उस समय के कौन से, यानी कि वर्तमान में जो महाद्वीप है ये उस समय किसके भाग थे, तो लोअर एशिया में आते थे 3। एक आता था उत्तरी अमेरिका, कौन सा था, एक था उत्तरी अमेरिका, ठीक है दोस्तों। इसके बाद था यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया, ये तीनों जो थे ये भाग थे उस समय लोअर एशिया के, और बाकी जो थे वो गोंडवाना के भाग थे। इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका, ये चारों जो थे ये थे किसके भाग थे, ये गोंडवाना के भाग थे। और ये जो ऊपर के थे ये थे लोअर एशिया के भाग थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी जो प्लेटें होती हैं, इनके भूगर्भ में प्लेटें होती हैं, उनका खिसकना शुरू हुआ और ये सभी टूटने लगे, ठीक है दोस्तों, ये सभी टूटने लगे। तो दक्षिण अफ्रीका जो था, दक्षिण अमेरिका जो था ये जुड़ गया उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इस प्रकार जुड़ गए थे, ठीक है दोस्तों। अफ्रीका जुड़ा किससे, यूरोप से, अफ्रीका जुड़ा यूरोप से और थोड़ा सा एशिया से। और हमारा जो भारत है, हमारा भारत खिसकते हुए एशिया से जुड़ गया, ठीक है दोस्तों, एशिया से जुड़ा इस प्रकार। ये एशिया था और ये था हमारा भारत, इस प्रकार था, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े, इन दोनों के एक दूसरे की ओर बढ़ने के कारण, टकराने के कारण हिमालय का निर्माण हुआ था। आपको याद रखना है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, हिमालय का निर्माण हुआ था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के भागों का आपस में टकराने के कारण, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। और आपको याद रखना है कि जो एशिया का भाग था और इंडिया, ये दोनों आपस में टकराए जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ था, इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अब मैं बात करूं राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान के संदर्भ में कुछ इस प्रकार है कि राजस्थान का जो रेगिस्तानी भाग है, राजस्थान का रेगिस्तानी भाग है, ये है टेथिस सागर का हिस्सा। टेथिस सागर क्या था, तो जो लोअर एशिया था और गोंडवाना का था, इसके मध्य जो ये जल, जो पानी वाला भाग है, समुद्र वाला भाग है, इसे कहा जाता है टेथिस सागर। तो 3 भाग हुए, एक हुआ अंगारा लैंड जो ऊपर की ओर था, बीच में था टेथिस सागर और नीचे था गोंडवाना लैंड। तो ये 3 भाग थे उस समय। तो जो राजस्थान का मरुस्थल है वो टेथिस सागर का भाग है और जो अरावली पर्वतमाला है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। राजस्थान का जो मैदानी प्रदेश आता है वो गोंडवाना लैंड का भाग है और जो थार मरुस्थल का प्रदेश है वो टेथिस सागर का भाग है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पढ़नी चाहिए, पृथ्वी पर महाद्वीप कैसे बने, ये इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक, अरावली पर्वतमाला और पृथ्वी पर महाद्वीप का विकास कैसे हुआ। इंपॉर्टेंट है और आपको ये ज़रूर पढ़ने चाहिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सकें। थैंक यू।